नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। थंबनेल आप लोगों को दिख रहा होगा, सभी बच्चों को ध्यान से देखें। उसके बाद हम बताते हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। देखो भाई, जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। 12th केमिस्ट्री की जो यहाँ पे प्लेलिस्ट चल रही है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे जो हैं भली भांति इस बात से अवगत हैं। जो बच्चे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं या जिन बच्चों के पास पहली बार ये वीडियो पहुँचा है, उन्होंने पहली बार इस वीडियो को क्लिक किया है, तो उन बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो इस समय क्लास 12th में है, यानी कि कक्षा 12 में है। चाहे आप यूपी बोर्ड हो या एमपी या बिहार बोर्ड या अन्य किसी स्टेट बोर्ड से हो, इससे लेना देना नहीं है। लगभग सभी में सिलेबस एप्लीकेबल है, एक जैसा एनसीईआरटी के बेस्ड का सिलेबस सभी बोर्ड्स में लागू है। तो यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हर एक हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी केमिस्ट्री की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री उनका मतलब एक तरीके से काम चलाओ सब्जेक्ट है, तो एक बार क्या करें कि आप इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जो प्लेलिस्ट उपलब्ध है उस प्लेलिस्ट को आप देखें। एक चैप्टर को आप पूरा पकड़ें और उस चैप्टर के सभी लेक्चर्स को, सभी क्लासेस को 1 बाय 1 करके देखें और उसके बाद देखें फिर आपने क्या जो है परिवर्तन, क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री समझ में आती है या नहीं समझ में आती है। चलें, अच्छा, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं सभी देखें। देखो, चैप्टर 3 केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री में चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक बलगतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को इस समय जो है हम टीच कर रहे हैं, ठीक। और इस चैप्टर की आज जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस या 3 लेक्चर्स जो हैं इस चैप्टर्स के ऑलरेडी जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, सबसे पहले एक बार उन लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद इन लेक्चर्स को देखें, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखें तो बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता, वैसे तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और काफ़ी सरल टॉपिक है, हर एक बच्चा आसानी से इसको जो है समझ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है जब हम पूरे चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो चैप्टर की हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। किसी भी टॉपिक को, चाहे वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो सरल हो या कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, ठीक है, कैसा भी हो, ऐसा इससे लेना देना नहीं है। सभी टॉपिक्स को यहाँ 1 बाय 1 करके डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया की जो आणविकता है ये एक तरीके के बेस है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को समझने, उसके वेग को ज्ञात करने, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की और मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट हमारे काम में आएगा। चलिए फिर आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें, आज का विचार देख लेते हैं स्मार्ट कैरियर क्लासेस की तरफ से शिक्षा के महत्व को बतलाता हुआ एक अपना बेहतरीन सा थॉट देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ाई वो जादुई पंख है जिससे आप आसमान की किसी भी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो आप रीडिंग कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th में हो या अन्य किसी मतलब जो है किसी भी क्लास में हो, तो आप इस समय जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक तरीके का जादुई पंख है, क्योंकि इसकी सहायता से आप अपने सपनों को, आप अपने अरमानों को, आप अपने एम को, उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ज़िंदगी में
आप जो भी उद्देश्य निर्धारित करें, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप निर्धारित करते हैं और उन पर जी जान लगा के काम करते हैं, मतलब वर्क करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत और आर्थिक मेहनत अपनी लगाते हैं, तो एक ना एक दिन अवश्य आता है जब आप उस फील्ड में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है, महत्व शिक्षा इंसान को सीमाओं से आज़ाद करती है, सीमाओं से आज़ाद करती है, यानी कि आप जो हैं आपके लिमिटेशंस खुल जाते हैं, आपकी सीमाएं जो होती हैं वो आप उनसे आज़ाद हो जाते हैं। एक गरीब परिवार का बच्चा भी सिर्फ अपनी पढ़ाई के दम पर ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और वह अपने हर सपने को सच कर दिखा सकता है। तो ये क्या है, पढ़ाई का महत्व है, एजुकेशन का महत्व है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक जो है शिक्षा का रोल हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य रहता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये थॉट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलें, अच्छा फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखें तो बच्चों आज की क्लास में जैसा कि हमने बताया है कि हमें क्या पढ़ना है, अपक्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ना है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है, बहुत ही सरल टॉपिक है, हर एक बच्चा इसको आसानी से समझ जाएगा। सभी बच्चे पहले हमें ध्यान से केयरफुली सुने, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, स्क्रीन की तरफ बाद में देखें, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका बाद में लेंगे, लेकिन सभी बच्चे हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को ध्यान से समझिए कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो, रासायनिक अपक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम यहाँ पर बता देते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान के चले हम यहाँ पर कोई एक रिएक्शन लिख रहे हैं, सामान्य सी रिएक्शन यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि हाइड्रोजन और प्लस Cl2, ठीक, ये दोनों आपस में गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है, दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों अभिकारक अणु हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके जो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि सर आप हमें जो है इस अपक्रिया की आणविकता बता दीजिए। क्या पूछा गया है, अपक्रिया की आणविकता। पहले समझ लें, उसके बाद जो है काफ़ी हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर हम पहले उदाहरण से चीज़ों को समझ लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि सर हमें इसे अपक्रिया की आणविकता को बताइए। तो देखो, कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी रासायनिक समीकरण है या कोई भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो उस संतुलित रासायनिक समीकरण में जितने अभिकारक अणु अपक्रिया में भाग लेते हैं, किसी एक संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब बात को समझ गए होंगे, ठीक है। हमने क्या कहा, अब आप खुद ही बता लेंगे कि इस अपक्रिया की आणविकता क्या है। हमने क्या कहा कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में, मतलब संतुलित होना चाहिए समीकरण, ठीक है, तभी तो रिएक्शन होगी सही से। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में कुल भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में अपक्रिया यहाँ पर दे रखी है, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणु आपस में क्रिया करके HCl के दो अणु बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जरा बच्चों बताओ, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या आप हमें बताइए कि हाइड्रोजन के अणु कितने हैं। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का एक अणु है। सर यहाँ पर क्लोरीन के कितने अणु हैं, क्लोरीन के कितने अणु हैं, तो क्लोरीन का भी यहाँ बच्चों एक अणु है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। तो अब जरा आप हमें बता दीजिए इस अपक्रिया की आणविकता क्या होगी। तो आप जोड़ दीजिए 1 + 1 = 2, यानी कि इस अपक्रिया की आणविकता हो गई 2, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चा आसानी से बता सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ट्विस्ट है यहाँ पर, ठीक है। उस ट्विस्ट को यहाँ पर कंफर्म करने के लिए कुछ यहाँ के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिनको लेकर बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहते हैं। तो उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने ये क्लास और रखी है, ठीक है। नहीं तो इसको स्किप कर देते, हर एक बच्चा आसानी से बता सकता है, ठीक है।
तो बच्चों देखो यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो अवक्रिया की आणविकता की बात करते हैं तो अवक्रिया की आणविकता का ये जो कॉन्सेप्ट है केवल सरल अवक्रियाओं पर लागू होता है। किस पर लागू होता है बच्चों? सरल अवक्रियाओं पर। अब बच्चे कहोगे कि ये सरल अवक्रियाएं क्या होती हैं, सिंपल रिएक्शंस क्या होती हैं? तो देखो सरल अवक्रियाएं वे रासायनिक अवक्रियाएं हैं जो केवल एक ही स्टेप में, एक ही चरण में पूरी हो जाती हैं, यानी कि वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, वे रासायनिक अवक्रियाएं जो केवल एक ही चरण में, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, तो ऐसी अवक्रियाएं सरल अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक सरल अवक्रिया का ही उदाहरण है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर एक अवक्रिया होती हैं, अच्छा सरल अवक्रियाओं में ही अवक्रिया की आणविकता का यह कॉन्सेप्ट लागू होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अभी सब पढ़ेंगे जल्दी से हम। अच्छा, एक अवक्रिया होती हैं जटिल अवक्रियाएं जिनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो समझ गए होंगे कि वे रासायनिक अवक्रियाएं जो एक से अधिक चरणों यानी कि मोर देन वन स्टेप्स या हम कहें मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, तो ऐसी अवक्रियाएं जटिल अवक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, जटिल अवक्रियाओं का उदाहरण हम जैसे अभी बताएंगे यहाँ पर, जैसे मेथेन का क्लोरीनीकरण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मेथेन का क्लोरीनीकरण होता है, क्लोरीनाइजेशन होता है, तो वो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, टोटल 4 स्टेप है। ठीक, तो जो जटिल अवक्रियाएं होती हैं, जटिल अवक्रियाओं की कोई आणविकता नहीं होती है। जटिल अवक्रियाओं के लिए आणविकता का जो अर्थ है वो अर्थनिहित है, यानी कि मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं। जटिल अवक्रियाओं के प्रत्येक स्टेप की अपनी खुद की एक क्या होती है, आणविकता होती है। ठीक, चलें, अच्छा इतना जान लिया है। चलें, अच्छा अब हम आगे देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को जो है शुरुआत करते हैं। यहाँ पर समझ गए होंगे, देखो चलें, अच्छा देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखो क्या कह रहे हैं, अवक्रिया की आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसी को नाम बच्चों हम एक नाम और देते हैं, इसको हम अणु संख्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अणु संख्यता। तो कुछ किताबों में इसको जो है अणु संख्यता भी कहा गया है, तो ये नाम लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना। ठीक है, परिभाषा देखो क्या है, देखो किसी सरल या प्राथमिक रासायनिक समीकरण, ठीक है, किसी सरल या प्राथमिक रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या को ही उस अवक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता कहते हैं। आई बात समझ में? तो जो बात हमने बताई है उसी बात को हमने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी सरल या प्राथमिक रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या को ही उस अवक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता कहते हैं। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे नोट कर रखा है किसी सरल अवक्रियाएं जो अभी हमने बताई हैं कि वे रिएक्शंस जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उनको सरल रिएक्शंस, सरल अवक्रियाएं कहते हैं। इन्हीं को हम प्राथमिक रासायनिक अवक्रियाएं भी कह देते हैं। ठीक है, तो नो डाउट सरल अवक्रियाएं कहें चाहे आप प्राथमिक रासायनिक अवक्रियाएं कहें, एक ही बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक उदाहरण हमने लिख रखा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और प्रोडक्ट दे रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ये जो है क्रिया हो रही है, तो हमसे पूछा गया है इस अवक्रिया की आणविकता क्या होगी। तो बताओ जरा, यहाँ पर NO के कितने अणु हैं? तो सर NO के अणुओं की संख्या बराबर यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या बराबर यहाँ पर 1 है। तो बताओ आणविकता कितनी होगी? तो इसकी आणविकता होगी 2 + 1 बराबर 3, यानी कि इस अवक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, तो अभी हमने जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया कराकर HCl हाइड्रोक्लोरिक हमने बनाया था, तो वो भी उदाहरण ले सकते हैं और ये भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए, सरल कॉन्सेप्ट है। चलें, अच्छा अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सरल रासायनिक अवक्रियाओं के बारे में और थोड़ा जटिल रासायनिक अवक्रियाओं के बारे में। ठीक है, किन में आणविकता का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है और किन में नहीं लागू हो रहा है, इनको देख लेते हैं। जैसा ही हमने बताया, देखो महत्वपूर्ण तथ्य करके हमने लिखा है
कि जो रासायनिक अपक्रियाएं केवल एक ही चरण यानी कि सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती हैं उन्हें सरल या प्राथमिक रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी जानकारी है कि सरल रासायनिक अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं। अच्छा, आणविकता का यह जो नियम है जो हमने बताया है केवल इन्हीं अपक्रियाओं पर लागू होता है। आणविकता का ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये सरल या प्राथमिक अपक्रियाओं पर ही लागू होता है। ठीक। अच्छा, दूसरा देखें कि जो रासायनिक अपक्रिया कई पदों में यानी कि मल्टीपल स्टेप्स में पूर्ण होती हैं जटिल रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। अच्छा, पूरी जटिल अपक्रिया के लिए आणविकता शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइनें लिख रखी हैं कि जटिल अपक्रियाओं के लिए जो है आणविकता शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस होती हैं। ठीक है, बल्कि जटिल अपक्रिया के प्रत्येक पद की अपनी एक अलग और निश्चित आणविकता होती है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक, कि जटिल रासायनिक अपक्रियाओं की पूरी जो जटिल अपक्रिया है जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है तो उस पूरी अपक्रिया की कोई आणविकता नहीं होती है, उसके लिए आणविकता शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, वो मीनिंगलेस होती है। लेकिन ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जटिल अपक्रिया के प्रत्येक पद की प्रत्येक स्टेप की अपनी खुद की एक अलग आणविकता होती है जो कि एक निश्चित होती है। इस बात को एक अब उदाहरण से समझने चल रहे हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का क्लोरीनीकरण। ठीक है, जानते हैं ये तो एक कॉमन अपक्रिया है। ठीक है, इसको हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन पर क्लोरीन की अपक्रिया कराई जाती है तो बारी बारी से मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु हट जाते हैं, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है क्लोरीन एटम्स के द्वारा। ठीक है, और लास्ट में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो वैसे तो ये रिएक्शन पूरी यहाँ पर लिख रखी है, एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन दिख रही है, लेकिन ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ये मल्टीपल रिएक्शन है। इसमें टोटल 4 स्टेप्स हैं, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रिया की आणविकता बताइए तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे मीथेन का 1 अणु, क्लोरीन का 4 अणु और टोटल जोड़ दिया 5 और कह दिया कि सर इसकी आणविकता 5 है। नहीं, ये गलत है। इस मल्टीपल रिएक्शन के लिए आप आणविकता शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे। आई बात समझ में? इसके लिए कोई आणविकता शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आणविकता जो शब्द है केवल सरल रासायनिक अपक्रियाओं के लिए, प्राथमिक रासायनिक अपक्रियाओं के लिए ही दिया गया है आणविकता का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलें अच्छा अब जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे इसके मल्टीपल रिएक्शंस की कैसे कैसे मतलब अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, देखो जरा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये चलो इसको थोड़ा नज़रअंदाज करें। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि मीथेन की हम क्रिया करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये 4 स्टेप की रिएक्शन है। पहले क्या होगी, एक क्लोरीन का परमाणु एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो यहाँ पर बनेगा CH3Cl और यहाँ पर निकल जाएगा HCl। ठीक है, फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये आगे ऐसे ही क्रिया चलती रहेगी जब तक कि सभी हाइड्रोजन परमाणु हट नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे रह जाएंगे CH2Cl2, यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह एक जो है क्लोरीन आकर बैठ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर ये जो बना है डाइक्लोरोमीथेन, इस पर फर्दर रिएक्शन होगी क्लोरीन की। ये सब टोटल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा CHCl3 और HCl निकल जाएगा बाहर, क्लोरोफॉर्म बन गया। ट्राइक्लोरोमीथेन भी इसको कहते हैं। ठीक, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन पर अभी एक हाइड्रोजन और बाकी है, इस पर फर्दर रिएक्शन होगी और फिर ये चेंज हो जाएगा CCl4 में, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक, तो ये जो हमने रिएक्शन बताई थी, ये देखो कितने टोटल 4 स्टेप्स हैं। इस प्रत्येक स्टेप की अपनी खुद की आणविकता है। जैसे इस वाले स्टेप की हम बात करें तो इसमें देखो कितने अपकारक अणु भाग लिए, एक मीथेन का और एक क्लोरीन का। आणविकता कितनी हो गई, 2। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी लगभग सभी में सेम है, सभी की आणविकता कितनी है, 2 है। ठीक है, सभी की आणविकता 2 है।
ठीक। अब हम ये कहें कि इन सभी की आणविकताओं को जोड़ दिया जाए और जोड़ के टोटल इस पूरी अभिक्रिया की आणविकता बताई जाए, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। आणविकता का कॉन्सेप्ट पूरी जटिल अभिक्रिया पे लागू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जनरली यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो जटिल अभिक्रियाओं के जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो उन सभी स्टेप्स में जो सबसे धीमा पद होता है, ठीक है, जो सबसे स्लोएस्ट जो स्टेप होता है, उस अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो मायने रखती है, ठीक है। अगर हमें आणविकता जो है किसी जटिल अभिक्रिया की काम में लेनी है, यूज में लेनी है, तो उन सभी मल्टीपल स्टेप में से, उस अभिक्रिया के सभी मल्टीपल स्टेप्स में से जो सबसे स्लोएस्ट पद होगा उसकी आणविकता काम में ली जाती है, ठीक है, क्योंकि उस पद के द्वारा इस पूरी अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। वेग का डिटर्मिनेशन होगा कि इस पूरी अभिक्रिया का वेग क्या होगा, रफ्तार क्या होगी, इसकी गति क्या होगी, ठीक है। चलें, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसी पर, ठीक है। तो जो बातें हमें समझाने थी वो हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फास्ट होते हैं। अब देखो, आणविकता के प्रकार, ठीक है। आणविकता के कितने प्रकार होते हैं क्रिया की आणविकता? तो सीधी सीधी बात है, अब क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर आणविकता निम्न प्रकार की होती है। किसी भी रासायनिक क्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, इस आधार पर आणविकता 3 प्रकार की होती है। एक अणु आणविकता, द्विअणु आणविकता और त्रिअणु आणविकता। 3 से ज्यादा नहीं होती है, इस बात को भी हम जानेंगे, ठीक है। पहले पढ़ लें। तो पहले हम पढ़ने चल रहे हैं एकाणुक अपक्रियाएं। पहली क्या कहलाती हैं? एकाणुक जो है अपक्रियाएं क्या होती हैं, इनको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। देखो, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, केवल एक अणु भाग लेता है, तो ऐसी अपक्रियाएं एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण में लिख रखा है कि जब आप अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट का ब्रेक डाउन हो जाता है नाइट्रोजन और जल में, ठीक है। तो यहाँ पर इस अपक्रिया की आणविकता कितनी होगी? तो इस अपक्रिया की आणविकता होगी सर 1। भाई, अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर एक ही अणु तो भाग ले रहा है क्रिया में, तो इसीलिए इस अपक्रिया की आणविकता 1 हो गई, और एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। PCl5 बहुत फेमस उदाहरण है। PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब आप गर्म करते हैं तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में, ठीक है। इस अपक्रिया की आणविकता कितनी है? इस अपक्रिया की आणविकता 1 है, क्योंकि ये एकाणुक अपक्रियाओं का उदाहरण है, ठीक है। नोट, इन अपक्रियाओं में केवल एक अणु अपक्रिया में भाग ले रहा है, अतः इन अपक्रियाओं की आणविकता 1 होगी। चलें, अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एकाणुक अपक्रियाएं, ठीक है। वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग ले, एकाणुक अपक्रियाएं हैं। दूसरा देखें, द्विअणुक अपक्रियाएं, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं, 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं, द्विअणुक अपक्रियाएं कहलाते हैं, और इनकी आणविकता 2 होती है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लें, जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण लिखे दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और प्लस आयोडीन, ठीक है। इनकी हम क्रिया करा दें तो हमें मिलेगा 2Hi, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक। तो इस क्रिया की जरा हमें आणविकता बताइए। इस क्रिया की आणविकता कितनी होगी बच्चे? 2 होगी। हाइड्रोजन का 1 अणु और आयोडीन का 2 अणु, तो यहाँ पर आप इसकी लिख सकते हैं आणविकता 2 होगी, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर देखें, एक उदाहरण हम और लेते हैं, अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम ले रहे हैं आपके बाद CH3COO C2H5OH, ठीक है। और इसकी हम रिएक्शन कराए दे रहे हैं जल से, यानी कि इसका जो है अम्लीय जल अपघटन कराए दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो है हम अम्लीय जल अपघटन कराए दे रहे हैं किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये जो ब्रेक बॉन्ड होगा ये टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये H आ जाएगा यहाँ पर और OH चला जाएगा एथिल के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3COOH और प्लस C2H5OH, ठीक है। एथिल एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर।
अब बच्चों अगर हमसे पूछा जाए इस अपक्रिया की आणविकता बताइए तो सभी बता देंगे। यहाँ पर इसका नाम है एथिल एसीटेट। इसका नाम बच्चों मालूम है क्या नाम है? इसका नाम है एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट। ठीक है, क्योंकि इतना ये जो ग्रुप होता है CH3COO निगेटिव, इसको एसीटेट कहते हैं। इसके साथ जो जुड़ जाता है उसका नाम पहले लग जाता है। यहाँ पे एथिल जुड़ गया तो एथिल एसीटेट, मेथिल जुड़ता तो मेथिल एसीटेट, सोडियम जुड़ता तो सोडियम एसीटेट। ठीक, तो यहाँ पर एथिल एसीटेट का एक अणु है और यहाँ पर H2O, ये तो जानते ही हैं, जल का भी एक अणु है। तो इस अपक्रिया की जो आणविकता हम कहेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए ये जो दोनों अपक्रियाएं हैं ये द्विअणुक अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। चलिए अच्छा इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन करते चलें साथ साथ। अभी पहले समझ लें, बाद में अपना जो है नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलें अच्छा अब हम देखते हैं त्रिअणुक अपक्रियाएं। ठीक है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। देखो वे अपक्रियाएं जिनमें 3 अभिकारक अणु भाग लेते हैं त्रिअणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं और इनकी आणविकता जो है कितनी होती है? 3 होती है। चलें अच्छा बच्चों इसके उदाहरण देखें। जैसे इसके यहाँ उदाहरण के रूप में लिए ले रहे हैं कि 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमको दे रहा है NO2। इसके हमको जो है 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, NO2 हमको जो है ये दे रहा है। ठीक है, तो इस अपक्रिया की आणविकता बच्चों बताइए कितनी होगी? इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितने अणु हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो 2 + 1 = 3। तो इस अपक्रिया की आणविकता 3 हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ले लें कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दीजिए तो आपको मिलेगा CO2, यानी कि CO2 मिलेगा। इस अपक्रिया की आणविकता कितनी होगी? इस अपक्रिया की आणविकता भी 2 + 1 = 3 होगी। ठीक है, 2 अणु यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलें अच्छा, तो ये बहुत सरल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला देखें आणविकता की मुख्य विशेषताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्लाइड को पढ़ लेने के पश्चात क्या होगा कि आपके आणविकता से रिलेटेड जो भी आपके मन में जो है गलत अवधारणाएं हैं, जो भी आपके मन में डाउट हैं, वो सभी डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलें अच्छा देखें, बोर्ड परीक्षा के बहुविकल्पी MCQ प्रश्नों को हल करने के लिए ये बिंदु बहुत जरूरी है। मतलब आणविकता की मुख्य विशेषताएं देखो, सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू। देखो इसे ज्ञात करने के लिए किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात, आप संतुलित प्राथमिक रासायनिक समीकरण को देखकर ही अणुओं की संख्या गिन सकते हैं और इस समीकरण की जो है आणविकता बता सकते हैं। तो सीधा सीधा बात यह है कि अगर आपसे किसी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता पूछी जाए तो रासायनिक अपक्रिया की आणविकता बताना एक थ्योरेटिकल मतलब कॉन्सेप्ट है। हर एक मतलब जो है विद्यार्थी आसानी से एक संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर उस रासायनिक अपक्रिया की आणविकता को, मॉलिक्यूलरिटी को बता सकता है। इसके लिए आपको कहीं भी प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है, उस अपक्रिया के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। केवल आप संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर ही उस रासायनिक अपक्रिया की आणविकता बता सकते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण कराए हैं, एक अणु अपक्रियाओं के, द्विअणु को त्रिअणु, सभी अपक्रियाओं को हमने यहाँ पर लिखा, संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं को, और आपने देखा कि अपक्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, तुरंत काउंट करके आपने जो है उसकी आणविकता को बता दिया। तो पहली बात तो यहाँ पर इसके बारे में ये हो गई। ठीक, दूसरा देखें, कभी शून्य नहीं हो सकती है। सीधी सीधी बात है भाई, कोई भी रासायनिक अपक्रिया तभी तो होगी जब उसमें कम से कम एक अभिकारक अणु भाग ले। अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई अभिकारक अणु भाग ले ही नहीं रहा है तो फिर रासायनिक अपक्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब आणविकता का जो मान है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यदि अभिकारक के अणु शून्य होंगे तो अपक्रिया होगी ही नहीं।
ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि अपक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का होना जरूरी है, चाहे भले ही एक अभिकारक अणु हो लेकिन होना जरूरी है, बगैर अभिकारक अणु के कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, इन विशेषताओं को यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इन्हीं विशेषताओं को आधार बनाकर आगे जो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अपक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता में हम डिफरेंस करेंगे, तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को आधार बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ध्यान से समझ लें यहाँ पर, क्योंकि एक बार ये स्लाइड आपको पुनः देखने को मिलेगी, ये सब बातें आपको पुनः पढ़ने को मिलेंगी जब हम डिफरेंस कराएंगे अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि में। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें भाई, और अगली इसकी विशेषताएं देखिए। हमेशा एक पूर्ण संख्या, हमेशा एक पूर्ण संख्या, कहने का मतलब ये है कि अपक्रिया की जो आणविकता होगी वो सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, कभी भी ये 0 नहीं होगी। ठीक है, कभी भी ये दशमलव में नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि 1.5 हो या 2.5 हो, ठीक है, या 3.2 हो, ये कभी दशमलव में नहीं होगी, ये कभी भिन्न में नहीं होगी कि 1/2 कि 3/2, इस तरीके से ये कभी भिन्न में भी नहीं होगी। और इसकी जो वैल्यू है ये कभी नेगेटिव में भी नहीं होगी, कभी नेगेटिव में भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखें यह हमेशा एक पूर्ण धनात्मक संख्या जैसे 1, 2 या 3 होती है, ये कभी भी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन जैसे 1.5 या 2.5 या ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आधे या पौने अणु आपस में उनका टकराना असंभव है। जनरली अब बच्चों के मन में यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि हमने ऐसी अपक्रियाएं देखी हैं जिसमें हमने 1/2 अभिकारक अणु यूज किए हैं, तो ऐसा हम रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करने के लिए करते हैं। आई बात समझ? जैसे बच्चों यहाँ पर हम एक अपक्रिया दिखाते हैं कि सोडियम की हम अपक्रिया कराते हैं जल के साथ, तो जल के साथ क्रिया कराने पर यहाँ पर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/2 लिख देते हैं अपक्रिया को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये अपक्रिया को बैलेंस करने के लिए 1/2 लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 1/2 हाइड्रोजन अणु बन रहा हो। यहाँ पर पूरे अपकारक अणु अपक्रिया में भाग लेते हैं और पूरा ही अणु यहाँ पर बनता है। तो एक्चुअल में हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाते हैं, तो फिर हमारा 1/2 का ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलें, अच्छा, तो एक तो बात हमें ये पता लग गई कि हमारी जो आणविकता होगी अपक्रिया की वो कभी भी शून्य नहीं होगी, कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। ठीक, अधिकतम सीमा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अधिकतम सीमा। ठीक है, जिसे हमने बताया था अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैक्सिमम लिमिट, आणविकता का मान सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट ईयर इंटर है आप लोगों की, तो अभी तक आप लोगों ने जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ी हों, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे इनऑर्गेनिक, तो उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रासायनिक अपक्रियाओं में 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं। एक लेता है तो एक तो टूट जाता है, ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन होती है, कोई अपकारक अणु होगा टूट जाएगा। 2 भाग लेंगे तो आपस में क्रिया करके जो है कोई प्रोडक्ट बना देगा, डायरेक्ट बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ अपक्रियाएं ऐसी होगी जिसमें 3 अपकारक अणु भाग लेंगे, लेकिन 3 से कम वाली बहुत ही कम रेयर अपक्रियाएं हैं। ठीक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा अभिकारक अणुओं का एक साथ आकर आपस में टकराना, बंधों का टूटना और फिर नए यौगिकों का बनाना, ये थोड़ा रेयर हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि रासायनिक अपक्रियाओं की आणविकता 3 से अधिक नहीं होती, 3 से अधिक नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 से अधिक अणुओं का एक ही समय पर एक ही स्थान पर आकर सही दिशा में टकराने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलें, अच्छा, जटिल अपक्रियाओं की आणविकता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हालांकि जटिल अपक्रियाओं के बारे में हमने बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया हो तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इस वाली स्लाइड को देख लें। अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, तो हमने इसके बारे में बता दिया उसमें। जटिल अपक्रियाओं की आणविकता देखें तो जो अपक्रियाएं कई पदों यानी कि मल्टीपल स्टेप्स में पूरी होती हैं उन्हें जटिल अपक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अपक्रियाओं के लिए पूरी अपक्रिया की कोई एक आणविकता नहीं होती है, जैसा कि हमने बताया। जटिल अपक्रिया के प्रत्येक पद यानी कि ईच स्टेप की अपनी एक अलग आणविकता होती है, जैसा कि हमने बताया। परीक्षा में यदि पूछा जाए कि जटिल अपक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, बाई चांस बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जटिल अपक्रियाओं का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है, तो आप ये लिखेंगे कि जटिल अपक्रिया में कुल पदों में वह पद जो सबसे धीमा है, जो सबसे स्लोएस्ट पद है, तो वह पद उस पूरी अपक्रिया का, पूरी जटिल अपक्रिया का वेग जो है वो निर्धारित करेगा। देखें तो याद रखें, क्रिया विधि में जो पद सबसे धीमा स्लोएस्ट स्टेप होता है वही वेग निर्धारक पद होता है, और उसी पद के द्वारा उसी पद की जो आणविकता है वो मायने रखती है। उसी पद की आणविकता को हम यूज में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही हमारा जो है वेग को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, चलें, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया जटिल अपक्रियाओं की आणविकता। अब सर ये एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये यहाँ पर सबसे, जैसे आपने बताया कि जटिल अपक्रियाओं में मल्टीपल स्टेप है, तो उन सभी पदों में जो सबसे धीमा पद है, जैसे मान के चले कोई एक जटिल रिएक्शन है, यहाँ पे क्लियर कर दें, एक जटिल रिएक्शन है वो 4 स्टेप में पूरी हो रही है, 1 2 3 4, जैसा कि हमने बताया था मीथेन के बारे में। ठीक है, अब उसमें मान के चलिए कि ये जो दूसरा पद है ये सबसे धीमा पद है। कैसा पद है? सबसे धीमा पद है बच्चों। ठीक है, सबसे धीमा पद है। ठीक है, तो ये जो सबसे धीमा पद है, ये धीमा पद ही इस पूरे अपक्रिया के वेग को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। कैसे निर्धारित करेगा? आप इस बात को एक उदाहरण से समझ लें। ठीक है, जैसे मान के चलें कि यहाँ पर एक रोड है। ठीक है, इस रोड में आगे क्या हो गया है कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी को हम यहाँ पर एक सिंपल बताए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई चित्र नहीं बना रहे हैं, समझ लें यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है, और इस गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ जा रही है। अब इस गाड़ी में एक कमी आ गई है, एक दिक्कत आ गई है, इसमें टेक्निकल इशू आ गया है। इस वजह से इस गाड़ी की जो रफ्तार है वो पड़ गई स्लो। ठीक, और इसके आगे जो है अन्य गाड़ी भी लगी हुई है, सामान्य शब्दों में समझ लें, इसके पीछे जो है मतलब जो है और गाड़ियां लगी हुई हैं, ऐसे क्रम से जो है गाड़ियां सब चल रही हैं, ऐसे करके सब इसके जो है पीछे लगी हुई। भाई रोड है तो रोड पे सब गाड़ियां लगी होंगी, एक के पीछे एक, इस तरीके से ये सब गाड़ी लगी हुई। ठीक है, तो हमें जरा ये बताएं कि अगर इस गाड़ी की रफ्तार धीमी है तो क्या इन सभी गाड़ियों की रफ्तार धीमी होगी कि नहीं होगी? क्या ये सभी गाड़ियां ठीक होते हुए भी क्या तेजी से चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। समझ रहे बात? तो कहने मतलब ये है कि इस पूरी ये जो अपक्रिया चल रही है, यानी कि रोड पर ये गाड़ियों के चलने का ये जो क्रम चल रहा है, पूरा ये जो रफ्तार चल रही है, इसको आप प्रोसेस मान लें, तो इसकी रफ्तार कौन निर्धारित कर रहा है? ये आगे वाली गाड़ी। ये आगे वाली गाड़ी की इसका वेग क्या है, इसकी जो है रफ्तार क्या है? इसकी रफ्तार धीमी है तो इन गाड़ियों की भी रफ्तार धीमी है। ठीक है, इसकी रफ्तार अगर तेज हो जाएगी तो इन गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। तो जो सबसे धीमा पद है वही पद क्या कर रहा है? इन पीछे वाली अपक्रियाओं का क्या कर रहा है? वेग निर्धारित कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप लगा दीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे हमने उदाहरण लिया कि जो दूसरा वाला पद है ये धीमा पद है, तो इस वजह से इसके बाद वाली जो तीसरी और चौथी अपक्रियाएं चलेंगी ये भी जो है स्लो रेट से चलेंगी, ये भी ज़्यादा तेज गति से, तेज रफ्तार से नहीं चल पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी जटिल अपक्रिया में जो सबसे धीमा पद होता है, जो सबसे धीमा पद होता है वही उस पूरी ऑल ओवर अपक्रिया का वेग निर्धारित करता है। ठीक है, चलें, अच्छा जो है तो आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना था, आज की क्लास में हमें इतना ही समझना था। ठीक है, कल की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कल की क्लास में हम अपक्रिया की कोटि को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
कल की क्लास को देखना ना भूलें, कल की क्लास अवश्य देखें, क्योंकि कल की क्लास में हम अपक्रिया की कोटि को डिस्कस करेंगे। अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, कोटि कितने प्रकार की होती हैं, कोटि की विशेषताएं, ये सब जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, अपक्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बच्चों के मन में जो सरल अपक्रियाओं को लेकर और जटिल अपक्रियाओं को लेकर जो डाउट्स रहते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये क्लास हमने और रखी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और हाँ, प्रॉपर नोट्स भी अपने बनाते रहें। नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी ये पढ़ाई लिखाई सब कैसी हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। ठीक, आपके यही नोट्स इंटर में काम आएंगे। अगर आप इंटर के बाद कहीं आगे बढ़ते हैं इसी फील्ड में, जैसे बीएससी करते हैं या कोई डिप्लोमा करते हैं या नीट की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट मिलेगा तो यही सब चीज़ें आपको दोबारा पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर आपका बेस मजबूत होगा, आपके नोट्स बने और रखे होंगे, तो आप उन्हीं नोट्स को एक बार उठा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपके सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। आपको और जो नई चीज़ें बताई जाएंगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की आगे की जो कहानी बताई जाएगी, तो वो आप उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, समझ लेंगे। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, नोट्स को प्रॉपरली उसको संभाल कर रखें। ठीक है, और साथ ही साथ रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलिए अच्छा, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।